अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब आफियत से होंगे। आप अपना तारुफ करवाएं। I'm Majda Basi and I'm a second year psychology student और अभी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो फ़िलहाल मैं उसी सिलेबस एंड प्रिपरेशन में फंसी हुई हूँ and along with my studies I run a modest brand which is currently on pause and I also work with an online based company as an entrepreneur जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है और बहुत लर्निंग हुई है मेरी एंड मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की थी 2025 के स्टार्ट में एंड दैट्स ऑल। ऐसी कौन सी वजह थी या एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी वजह से आपने साइकोलॉजी की फील्ड को चूज किया? साइकोलॉजी बेसिकली मेरे स्टार्ट से डिफरेंट इंटरेस्ट रहे हैं लाइक स्टार्ट से मैं हमेशा से फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी बट फिर सम रीजंस की वजह से मैंने वो नहीं की एंड ह्यूमन ब्रेन जो है मुझे स्टडी करने का वैसे ही बहुत लाइक मेरा डिफरेंट इंटरेस्ट डिफरेंट फील्ड्स में रहे तो साइकोलॉजी इनमें से एक थी। तो जब मेरे पास फर्स्ट मेरी ऑप्शन था मेरे पास वो फैशन डिज़ाइनिंग का था और मैंने अपना सेकंड ऑप्शन हमेशा से साइकोलॉजी रखा था क्योंकि मुझे बहुत शौक है ह्यूमन साइकी को पढ़ने का। तो इस वजह से फिर मैंने जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं जा सकी तो फिर मैंने फैशन साइकोलॉजी चूज़ कर दी। तो आपके ख्याल में फैशन डिजाइनिंग और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको हम ब्लेंड करके कोई नई चीज निकाल सकते हैं? फैशन में एज अ साइकोलॉजिस्ट आप साइकोलॉजी का जैसे हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में आप आगे जा सकते हैं बहुत। आप अपने साइकोलॉजिस्ट की जो एज लाइक नॉलेज जो होती है जो आपके पास मतलब आप साइकिल जब ह्यूमन साइकिल को आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आती हैं राइट कि आप ह्यूमन ब्रेन को किस तरीके से आप एड्स वगैरह के लिए या अपनी ब्रांड की मार्केटिंग के लिए आप ह्यूमन साइकिल को किस तरीके से इस्तेमाल करके आप अच्छा मतलब अर्न कर सकते हैं एज अ फैशन डिज़ाइनर। ओके, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपने क्या एक्सपीरियंस किया और कैसा लगा आपको वहाँ पे काम करके? वेल एंटरप्रेन्योरशिप मैंने वो ज़्यादा अरसे की नहीं थी क्योंकि वो एक ऑनलाइन बेस्ड कंपनी थी एंड ऑनेस्टली लाइक और वो भी फर्स्ट टाइम मैं कोई ऐसा काम कर रही थी एंड मुझे सब लोग कह रहे थे कि ये फ्रॉड है एंड मतलब ये पैसे लेके भाग जाएंगे तुम्हारे एंड दिस एंड दैट लाइक मैंने उसमें ज़्यादा अरसा काम नहीं किया था बट मैंने जितना अरसा काम किया मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एंड जो वहाँ का लाइक जो स्टाफ हम कह सकते हैं या जो भी मेरे मेरे साथ जो काम करने वाले थे वो सब ऑलमोस्ट अच्छे थे बट मेरा मसला है कि मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा देर कंसिस्टेंट रह नहीं सकती। कंटेंट क्रिएशन पे मैं कैसे रही हूँ मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इस पे इतना कंसिस्टेंट रहूँगी मुझे लगा था कि मैं बंद कर दूँगी थोड़े टाइम पे। तो बस वो मेरे और फिर मेरी स्टडीज़ भी मेरे से मैनेज नहीं होती दोनों चीज़ें साथ तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया बट मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। कंटेंट क्रिएशन आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट की थी? की थी बेसिकली मैं चाहती थी कि लाइक मतलब आपके पास जब एक प्लेटफॉर्म होता है ना तो आपके पास एक अथॉरिटी आप कह सकते हैं एक पावर होती है आप इंसान को सामने वाले बंदे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कंटेंट क्रिएशन इसी वजह से स्टार्ट की थी ताकि मैं जो हूँ मतलब लोगों को कुछ सिखा सकूँ या कुछ हेल्पफुल कोई चीज़ शेयर कर सकूँ। बट जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो उसके बाद वो जो अकाउंट था वो मतलब मेरे ही इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया था लाइक उसमें सिर्फ मैं थी। तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर एक प्लेटफॉर्म है आपका एक पब्लिक अकाउंट है तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ठीक है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो आप पर होता है। तो मुझे लगता है कि आपका एक पब्लिक अकाउंट सिर्फ आपके गिर्द नहीं घूमना चाहिए लाइक उसमें सिर्फ आप ही आप नहीं होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है एंड आपको सही और गलत में लेवल करके आपको आवाज़ उठानी चाहिए लाइक। और वो चीज़ें ना मुझे बहुत फिर एक टाइम पे अजीब लगी कि मैंने ये जो कंटेंट क्रिएशन है किसी वजह से स्टार्ट की थी और अब ये जो अकाउंट है मेरा ये सिर्फ इसमें सिर्फ मैं हूँ लाइक मेरी पिक्चर्स मेरी वीडियोस मतलब जिस पर्पस के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी वो हो नहीं रहा इसमें। तो फिर मैंने अपने अकाउंट पे से वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी एंड फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था एंड अब कहीं जाके मुझे थोड़ा हो रहा है कि शायद जिस वजह से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी अब मैं उस नीश पे या उस वजह पे सही आ रही हूँ तो इंशाल्लाह मैं आगे अपना कंटेंट और भी बेटर करने की कोशिश करूँगी कि अब मैं मतलब प्रॉपर उस चीज़ पे आ सकूँ जैसा मैं चाहती थी वैसा कंटेंट शेयर कर सकूँ। कंटेंट क्रिएशन के हवाले से या ओवरऑल आपको कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा अच्छा लगता है डिस्कस करके? के लिए हमारा जो है लाइक एक तो फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा लोग वो करते हैं लाइक उस पे मुझे मतलब मैं ऐसा बात करती नहीं हूँ बट क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ तो सबको लगता है कि मैं मेन हेट दे रही हूँ मेंस को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक फेमिनिज्म और दूसरा लाइक हमारे जो है ना पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग आए तो इस चीज़ पे बहुत कम बात करते हैं। जैसे अभी बरी माम वाला जो इंसिडेंट जो भी सारा सीन हुआ उसमें मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स में इवन मैं रोज़ उनकी स्टोरीज चेक करती थी कि शायद किसी ने अगर पोस्ट नहीं भी की ना तो कम से कम स्टोरी लगाई हो बट किसी ने इस चीज़ के बारे में नहीं बोला। तो ऐसे जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं जो
लोग बहुत कम इसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे मतलब होता है कि इस चीज़ के बारे में हम जितना ज़्यादा आवाज़ उठाएं उतना अच्छा है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि आपके पास अगर एक प्लेटफॉर्म है, आपका पब्लिक अकाउंट है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके मुल्क में या आपके इर्द गिर्द जो चीज़ गलत हो रही है आप उस पर आवाज़ उठाएं। तो मुझे लगता है कि लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए एंड उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि अभी इन बेईमान वाले इंसिडेंट में मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई इवन अपनी फेलो क्रिएटर्स से भी, कि किसी ने इवन एक स्टोरी तक नहीं लगाई उस चीज़ पे। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए कि लाइक आप एक कंटेंट क्रिएटर, आप खुद को कह रहे हैं, आप खुद को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, लेकिन आप एक गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें। और एक चीज़ होती है इस्लामिक कंटेंट, जो आपने मेरा कंटेंट देखा भी होगा, लाइक जो इस्लामिक हिस्ट्री एंड उस चीज़ पे बात करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसी पे कंटेंट बनाती हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग इन तीनों टॉपिक्स पर बात क्यों नहीं की जाती या इन्हें इतना मिसअंडरस्टैंड क्यों किया जाता? एक तो हमारी जो पॉलिटिकल उसमें देखें तो यूथिया एंड ऑल दैट कुछ इस तरह से, मतलब हमारी जो यूथ है ना वो बटी हुई है डिफरेंट उसमें। अभी भी जो बरीमा वाले इंसिडेंट को अगर हम लोग ले लें तो उसमें भी बहुत सारे लोग थे, मतलब उन लोगों के साथ खड़े होने के बजाय उन लोगों को मतलब ताने दे रहे थे या गालियां दे रहे थे, इस तरह की बातें करते थे कि इनके साथ ये लोग यही डिजर्व करते हैं या अच्छा हुआ है इन गवर्नमेंट की जगह दिस एंड दैट। बेशक गवर्नमेंट की जगह हो, बट एटलीस्ट वो इस तरीका के से डिजर्व नहीं करते थे जो उनके साथ किया जा रहा था। एक चीज़ ये, और दूसरा जो इस्लामिक टॉपिक होते हैं उसमें मुझे लगता है कि लोगों के पास मतलब इनफ नॉलेज होती नहीं है, और जिनके पास होती भी है तो वो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ लोग होते हैं वो इस वजह से नहीं आगे करते क्योंकि मतलब उनके पास ऑथेंटिक उससे नॉलेज होती नहीं है, तो वो कुछ गलत चीज़ें भी वो करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। एंड जब उनसे रेफरेंसेस मांगे जाएँ तो उनके पास रेफरेंसेस होते नहीं हैं। और कुछ लोग इस वजह से आई गेस शेयर नहीं करते क्योंकि उनके पास इनफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि जो आप इस तरह से चीज़ें शेयर करते हो ना तो फिर आप में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत होती है कि लोग कहते हैं कि मौलवियानी बन गई है एंड बहुत ज़्यादा नेक बनने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो इस्लामिक कंटेंट है इस वजह से लोग आगे नहीं आते। एंड जो दूसरा पॉलिटिकल वे में बोलें तो वो फिर हर किसी का अपना एक अंदाज सोचने की वो होती है, मतलब एबिलिटी, एंड हर कोई अपने तरीके से सोचता है, तो इस वजह से मे बी। फेमिनिज्म के लिहाज से आप क्या चीज़ों को समझते हैं, या जो मार्च वगैरह कह रहे होते हैं, तहरीकें चलती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करती हैं कि नहीं करती? मैं फेमिनिज्म की जब भी बात करती हूँ ना तो हमेशा एक ही पॉइंट उठाया जाता है कि तुम मर्दों को हर्ट दे रही हो, लेकिन ये फेमिनिज्म का मतलब मर्दों को हेट देना नहीं है। फेमिनिज्म बेसिकली है कि आप औरतों को मर्दों को इक्वली जो है आप वो करें, ठीक है, सपोर्ट करें। अगर आप एक मर्द कमा रहे हैं ना तो एक आप औरत को ये नहीं कह सकते तुम घर बैठो, तुम घर बैठो, क्योंकि औरत भी कमा सकती है। और जो सीधी बात है कि बगैर औरत के माशरा चल नहीं सकता। और आज का जो दौर है उसमें जितनी महंगाई और जिस तरीके से वो चल रहा है, एक मर्द हो कमाने वाला और घर में 10 बंदे हो खाने वाले, तो एक मर्द एक फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब जब फेमिनिज्म की बात आती है ना तो लोग कहते हैं कि जो औरतें हैं वो बिला वजह मर्दों को हेट दे रही। हाँ, कुछ मतलब एक्सट्रीम फेमिनिज्म मैं भी नहीं वो करती कि आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि वो जो मार्च होती हैं, वो जो लोग कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस तरह की चीज़ को तो ऑब्वियसली मैं भी सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि अगर आप खुद को मुस्लिम कह रहे हैं, आप खुद को मुसलमान कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप एक अल्लाह और एक रसूल पर ईमान लाते हैं, तो फिर एज अ वेमेन आपके जिस्म पे आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन उस वक्त तक जब तक आप एक मॉडेस्ट तरीके से रह रही हैं, ड्रेसिंग करिए। अगर आप ये चाहें कि आप जीन्स शर्ट्स पहन के, लाइक वो भी आपकी अपनी चॉइस है, आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन जाहिर है एक मुसलमान होने के नाते दूसरे मुसलमान पर फर्ज है कि वो आपको समझाए, राइट। तो अगर आप खुद को मुस्लिम कह रही हो और आप सॉरी टू से लेकिन आधी नंगी होकर बाहर निकल रही हो और आप ये बात कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इस चीज़ को तो जाहिर है हम भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब भी मैं फेमिनिज्म की बात करती हूँ कि सामने से हर बंदा मुझे यही कहता है कि तुम मर्दों को हेट दे रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फेमिनिज्म मतलब हमारे यहाँ पे ना समझ नहीं आता लोगों को, हमारे यहाँ मतलब मेल डोमिनेटिंग हम लोग कह सकते हैं सोसाइटी है, तो यहाँ पर। और दूसरी बात हमारे यहाँ ना मतलब एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब बेसिक भी लोगों को नहीं पता। और लोग कहते हैं कि औरतों को घर में रहना चाहिए, औरतों को पका मतलब औरतों को पकाना चाहिए, ठीक है, मर्द भी पका सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब औरत कमाने की उस पे आती है ना तो फिर अगर किसी की बीवी कमा रही है तो लोग फिर मर्द को भी ताना देने लग जाते हैं कि घर में बैठ के औरत की कमाई खा रहा है, बीवी की कमाई खा रहा है। आप खुद को मुस्लिम कह रहे हैं और आप अपने बेसिक्स ही आपको नहीं पता। हज़रत खतीजा थी, वो भी तो कमाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी ये चीज़ वो नहीं की कि घर में बैठ के अपनी मतलब बीवी की कमाई खा रहे हैं ऑल दैट। तो हमारे यहाँ पे एक मुझे लगता है कि इस चीज़ में आपको अपने बेसिक जो रिलीजियस एजुकेशन है आपको वो लेनी चाहिए। एंड फेमिनिज्म भी मतलब हो जाता है कि एक्सट्रीम फेमिनिज्म को मैं भी सपोर्ट नहीं करती, बट जो बेसिक राइट्स हैं जो इक्वल वो होते हैं वो तो देने चाहिए भाई औरतों को। आपके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म को, अगर हम फेमिनिज्म का सहारा ना लें,
और राइट्स क्या हमें मिल सकते हैं फेमिनिज़्म के बगैर अपने मुल्क में या अपने रिलीजन में रह के? अगर हम लोग अपने रिलीजन को देखें, अगर हम अपनी शरह की बात करें, ठीक है, तो अगर हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चलें तो अल्लाह ताला ने जो राइट्स वुमेन को दिए हैं, अगर वो राइट्स आप दें तो ऑब्वियसली हमें बगैर फेमिनिज्म के अपने राइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रिलीजन की तरफ से नहीं है, क्योंकि हमारी जो अगेन सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, राइट। और जिस किस्म के मतलब हमारे यहाँ पे इतनी एजुकेशन या उस तरीके से ख़ास तौर पे हमारे जो लोकल मतलब एरियाज़ होते हैं, माइनॉरिटीज़ जो होते हैं, वहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं होती, इतने वेल एजुकेटेड लोग होते नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बगैर फेमिनिज्म के आप अपने राइट्स उस तरीके से पूरे नहीं कर सकते, लाइक अपना हक नहीं ले सकते उन लोगों से, क्योंकि वहाँ पर ना लोगों के पास दीनी तालीम होती है और ना लोगों के पास दुनियावी तालीम होती है। और उनके लिए बस यही होता है कि औरत को चार दीवारों में बंद करके रखो, औरत का काम है खाना पकाना, पैदा करना और पालना, बस। तो मतलब कमाने का कॉन्सेप्ट या पढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता मोस्टली। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने दीन को लेके चलें तो फिर तो आप बगैर फेमिनिज्म के ले सकते हैं अपने हकूक, लेकिन अगर आप दीन की तरफ नहीं हैं तो फिर बगैर फेमिनिज्म के मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता कि आप अपने राइट्स ले सकती हैं इससे। रीडिंग में आपके फ़ेवरेट जॉनर्स कौन-से हैं जो आप ज़्यादा पढ़ते हैं या अमेज़ करते हैं आप? अभी खैर मैंने इतने ज़्यादा मतलब रीडिंग की नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली ही लाइक नॉवेल्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किए हैं। एंड मैंने निम्रा अहमद के नॉवेल्स पढ़े हैं, मैंने उमैरा अहमद के नॉवेल्स पढ़े हैं, और एक दो रीडर्स और हैं, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद, उनके नॉवेल्स पढ़े हैं। एंड एक चीज़ और कि हम लोग ना नॉवेल्स को लाइक हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, मतलब ये क्वेश्चन नहीं था, बट लाइक हमारी सोसाइटी में नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया गया है। मैंने निम्रा अहमद के कितने नॉवेल्स पढ़े हैं, मेरा अहमद के नॉवेल्स पढ़े हैं, उन नॉवेल्स का पर्पस कुछ और होता है और हम लोग उनको इतना रोमांटिसाइज कर देते हैं कि उनका जो एक्चुअल पर्पस होता है ना, वो गुम हो जाता है कहीं पे। और जब भी आप किसी नॉवल पढ़ने वाली उसको देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि ये नॉवल पढ़ के अपना दिमाग ख़राब कर रही है नॉवल, ये सारी इस वजह से कि हम लोगों ने नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया। तो मुझे एक ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, क्योंकि मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं मैंने उनमें से कुछ ना कुछ सीखा है। इवन मैंने अपना निकाब स्टार्ट किया, मैंने पहला नॉवल अपना पढ़ा था जन्नत के पत्ते। एंड वो पढ़ के मैंने वहाँ से लाइक उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन हुई एंड ऑल दैट, और फिर मैं उसके बाद अपना निकाब स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि हम जो इतने नॉवेल्स को रोमांटिसाइज कर देते हैं ना, तो हमें इस चीज़ से भी थोड़ा बचना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली एक नॉवल पढ़ा था सल्फाइट, इतना अच्छा नॉवल है वो और इतना इंफॉर्मेटिव नॉवल है। एंड मैंने अपनी उसकी स्टोरी भी लगाई थी एंड मैंने सबको रिकमेंड भी किया था कि वो लाजमी पढ़ो, ठीक है। एंड उसकी जब मैंने रील्स देखी, जो मेरी फीड में उसकी रील्स आ रही थी, उसका जो एक्चुअल पर्पस था, जो उसकी इंफॉर्मेटिव पार्ट था, उसको बिल्कुल स्किप कर दिया था। एंड उसको इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज किया हुआ था एंड मुझे वो चीज़ इतनी बुरी लग रही थी कि जो एक्चुअल पर्पस होता है किताब का, वो आप लोग बिल्कुल उसमें से गुम कर देते हो और बस एक लव स्टोरी बनाकर उस किताब को आप पेश कर देते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। एंड मेरा मोस्ट फेवरेट कहूँ तो मैंने अभी नॉवल पढ़ा था रब से जुड़ने का सफ़र। एंड इट वाज द बुक जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। मुझे लगता है कि हर बंदे को वो किताब लाजमी पढ़नी चाहिए एंड वो किताब मेरी सबसे फेवरेट बुक है। तो आपके ख़्याल में क्या ये चीज़ आपके जो ज़ाहिर है नकाब करते हुए एक एक बंदा शुरू करे, तो उसे काफ़ी हर्डल कल्चर की तरफ से, फैमिली की तरफ से भी फेस करना पड़ती हैं, स्पेशली मैरिजेज़ में या इवेंट्स वग़ैरह में। तो आप उस चीज़ पे कैसे डटी रहती हैं या आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है? फैमिली की तरफ से ऑब्वियसली आपको वैसे तो नॉर्मली इतना वो नहीं फेस करना पड़ता, लेकिन जब आप शादियों वगैरह में या इस तरीके से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब आप ये चीज़ स्टार्ट करती हो ना, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया। लाइक आप निकाब अल्लाह ताला के लिए स्टार्ट करते हो, राइट। आपको इस चीज़ पे आप डटे रहने के लिए आपके लिए यही चीज़ बहुत होती है कि आपको ये चीज़ याद हो कि आपने निकाब स्टार्ट क्यों किया था। क्योंकि अगर आप वो हो तो फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर ऑब्वियसली बहुत होता है, ख़ास तौर पे जब आप किसी इवेंट्स वगैरह पे, शादियों पे या ईद या इस तरीके से इवेंट्स पे निकाब करती हैं। तो सारे कहते हैं कि तुम अभी से निकाब शुरू कर दिया है, बाकी सबको देखो, और तुमने निकाब कर दिया, अभी तुम्हारी एज ही क्या है और तुम बहुत बड़ी बन रही हो, इतनी नेक बनने की जरूरत है, मतलब बहुत सारी आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस, मतलब आपका वो आपके माइंड में हो कि आपने निकाब स्टार्ट क्यों किया था, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर डटे रहना इतना मुश्किल नहीं है। कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जो है ना, आपकी कब्र में आपने अकेले जाना है, कोई भी इंसान आपके अमाल का जवाबदेह नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अगर आपके जहन में रहे तो फिर आपके लिए आसान होता है इस चीज़ को लेके चलना। ओके, तो एक ऐसी लड़की जिसने अभी नकाब स्टार्ट किया और उसे ये सारी चीज़ें, प्रेशर वग़ैरह फैमिली का, सोसाइटी का फेस करना पड़ रहा हो, तो आप ऐसी लड़की को क्या कहना चाहेंगी?
देखिए ये हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी खराबी है, ठीक है, मतलब पहली बात तो, क्योंकि एक चीज़ अगर आप एक तो मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि आप खुद को मुसलमान भी कह रहे हो और फिर जब एक चीज़ आप दीन पे आपकी औलाद चल रही है फिर आपको उस चीज़ से मसला भी हो रहा है। तो ये एक हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी ख़राबी है जो नहीं होनी चाहिए। एंड उस लड़की को मैं यही बात कहूँगी कि अब बस तुम अपने जहन में ये चीज़ रखो कि तुमने किस लिए ये स्टार्ट किया था और कोई भी तुम्हारे अमाल का जवाबदेह नहीं है। कल को अल्लाह ताला के सामने तुमने जाके खड़े होना है, कोई भी आके तुम्हारी जगह पे खड़ा नहीं होगा। तुम अल्लाह ताला को क्या कहोगे कि लोगों की वजह से मैंने छोड़ दिया क्योंकि लोग मुझे प्रेशराइज करते। कोई भी लोग, कोई भी इंसान ना आपकी कब्र पे जाएगा और ना आपकी जगह अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होगा। आप अपने जहन में ये चीज़ रखें कि इस चीज़ का जो सिला है आपने अल्लाह ताला ने आपको देना है, लोग आपको कुछ नहीं दे सकते इसके बदले, तो फिर आपके लिए आसान होता है मेरे ख्याल से। तो रब से जुड़ने का सफ़र नावल मैंने भी रीड किया हुआ है, तो उसमें जो फ़ातिमा का करैक्टर था, उसमें उसे लाइक मुख्तलिफ़ तरह की ना चीज़ें मिलती थी, जिससे अल्लाह ताला उससे बात करते थे किसी आयत के थ्रू या किसी पैगाम के थ्रू। तो आपको लगता है कि रियल लाइफ़ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है? यहाँ अल्लाह ताला के साथ ना अब हर किसी का अलग कनेक्शन होता है। मुझे लाइक जब मैंने स्टार्ट में वो नॉवल पढ़ा था और तब मतलब मैंने बिल्कुल मैं फातिमा की तरह जाके कुरान में ढूंढती थी कि शायद मुझे वो हो कि मतलब मैं खोलूँ और एकदम से कोई ऐसी आयत जो मेरी सिचुएशन से रिलेटेड हो एकदम से मेरे सामने आ जाए। तो वेल मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ या बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ ना, तो मैं पहले हमेशा सोचती थी कि इंसान के पास ना एक ऐसा दोस्त लाजमी होना चाहिए जिससे वो अपनी हर बात शेयर करे एंड वो उसको जब भी वो लो फील करे तो उसको ना मोटिवेट करे या उसको। और लेकिन फिर जब मतलब मैं पहले क्योंकि ये इस्लाम की तरफ दीन की तरफ इतनी थी नहीं, ठीक है, लेकिन जब मैं इस तरफ आई तो फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको जब आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ हो जाता है ना, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, तो फिर आपको इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि हर इंसान का अल्लाह ताला के साथ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि उसको कभी अपनी लाइफ में किसी इंसान की इस तरीके से ज़रूरत ना पड़े कि अपनी हर बात जाके उसको बताना, और लाइक अच्छा फील करने के लिए आपको किसी इंसान की ज़रूरत ना पड़े। आप लो फील कर रहे हैं, आप हर्ट हैं, आप अल्लाह ताला से बात करें, आप दो नफल पढ़ें और आप दुआ करें। और आप मतलब मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं जब भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही होती हूँ, क्योंकि अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक तो ओवर थिंक बहुत करती हूँ और दूसरा लोगों की बातों को ना मतलब बहुत जल्दी वो हर्ट हो जाती हूँ लाइक उस चीज़ पे। मतलब आप कह सकते हैं मैं बहुत ओवर सेंसिटिव टाइप हूँ और फिर मैं बाद में उन्हीं बातों पे बैठ के हंसती हूँ कि मैं किस बात पे रो रही थी, अजीब। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको लोगों की जरूरत ना पड़े, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं हमेशा जब भी बहुत ज़्यादा लाइक किसी चीज़ को ओवर थिंक करती हूँ तो मेरा होता है कि मुझे मैं बैठ जहाँ बैठी होती हूँ मैं वहीं पे बैठ के बस ऐसे अल्लाह ताला से बातें करना शुरू हो जाती हूँ, और वो बातें करते करते आप खुद ही इतना लाइट फील करने लग जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। तो मेरे साथ होता है ऐसा कि मैं लाइक अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर करती हूँ और मैं लाइट फील करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ में जब आते हो, जब आप अल्लाह ताला की, और ज़ाहिर है यहाँ तक लाइक आने के लिए आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा नेक पासा अल्लाह ताला के बहुत करीब हो चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ होती है कि आपको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अल्लाह ताला के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप भाई लोगों में सुकून ढूंढेंगे, अल्लाह ताला के उस तरीके से फिर आपका कनेक्शन नहीं बिल्ड हो सकता। बता सकते हैं कि आपका रिलीजन में इंटरेस्ट ज़्यादा किस वजह से डेवलप हुआ था? रिलीजन में ज़्यादा लाइक मैं स्टार्ट से ही लाइक इन चीज़ों में थी, मतलब रिलीजन की उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी। एंड देन वही अगेन मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा था, उसमें कुछ लाइंस थी लाइक हया जिस तरीके से वो हुई थी। एंड मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जो है इंसान जो है ठोकर खाए बगैर अल्लाह ताला के पास नहीं आते हैं। मतलब फिर मुझे ना इस चीज़ पे बहुत होता था कि मतलब क्या, जब भी देखो हर बंदा ये कह मतलब कोई ना कोई सिचुएशन किसी ना किसी इंसान की लाइफ में ऐसी होती है जिससे वो गुजरता है फिर अल्लाह ताला के पास आता है। तो मुझे ये चीज़ होती थी कि लाइक क्या मतलब मैं थोड़ा थोड़ा दीन को पढ़ती रहती थी। एंड देन फिर मेरी छोटी बहन की डेथ हुई थी अभी लाइक इन 2021। तो उसके बाद से मुझे हुआ कि यार मतलब इंसान की लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, लाइक कब आपका आखिरी वक्त आ जाए आपको कुछ भी पता नहीं होता। अचानक से लाइक एक दिन आपको पता चले कि भाई बस आपकी ज़िंदगी इतनी थी ख़त्म। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा हुआ कि लाइक हम हमेशा से ये चीज़ सुनते हुए आए हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए भेजा। हम किसी से भी पूछ लेना कि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक क्यों किया है, तो वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया इंसान को। लेकिन इंसान दुनिया में आने के बाद मुझे लगता है इबादत के अलावा हर काम करता है। इबादत मेरे ख्याल से एक लास्ट में रख के ना, इबादत से पहले हर काम करता है सिवाय इबादत के वो। तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्कॉलर्स को सुनना शुरू किया एंड डिफरेंट बुक्स एंड डिफरेंट चीज़ें मैंने वो करके, तो फिर इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट इस आया था कि मैं दीन को डीपली जो है स्टडी करूँ। तो फिर इस तरह से मैंने अभी अपना अपना सब्जेक्ट रखा था हिस्ट्री का। हिस्ट्री मैंने पढ़ी
और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉलेज और वो कर रही हूँ कि मुझे और ज़्यादा मैं दीन को पढूं। लड़कियों के लिए क्या चीज़ इस वक्त ज़्यादा हम लाइक डिग्रियां लेना, स्किल्स लेना, या फिर अवेयरनेस होना अपने हुकूक के बारे में, क्या चीज़ उनके लिए ज़्यादा इस दौर में ज़रूरी है आपके ख्याल में? तरह का दौर चल रहा है ना, तो उस तरीके तो मतलब मुझे लगता है कि अवेयरनेस अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली स्किल होना, डिग्री होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। बगैर स्किल के, बगैर डिग्री के मुझे नहीं लगता कि आपका आज के दौर में गुजारा हो सकता है। लेकिन अवेयरनेस अपने हकूक़ के लिए, और दूसरा मजहबी तालीम होना। अगर आपको अपने मज़हब के बारे में नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने औरतों को किस तरीके से रहने का वो दिया, हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला ने आपको क्या हकूक़ दिए, तो मुझे नहीं लगता कि जो हकूक़ आपको लाइक सोसाइटी देती है फिर आपको वो भी समझ आ सकता है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस और मजहबी तालीम आपके लिए आपकी डिग्रियों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली डिग्री और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन मजहबी तालीम और अवेयरनेस, अपने हकूक का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या इस चीज़ को स्टडी किया या देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेट मेल्स के लिए ज़्यादा है या फीमेल्स के लिए? अभी इतना वो किया नहीं है, लाइक स्टडी की नहीं है, और ना मुझे कुछ खास अंदाज़ा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में मुझे लगता है सबके लिए ही बहुत है। औरतों के लिए तो एक मसला ये भी है कि उनको जॉब करने की परमिशन मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है। अब तो खैर अच्छी खासी लाइक हो गया, औरतों को दे दी जाती है, लेकिन पहले अगर देखें तो औरतों को अभी भी लाइक, अगर हम लोग थोड़े मिडिल क्लास वाले टाइप उसमें देखें, लोअर मिडिल क्लास उसमें, तो औरतों को मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा इजाज़त मिलती है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर तो मेरे ख्याल से मर्द हो या औरत हो, हमारे मुल्क में तो बहुत ही ज़्यादा है। ख्याल में अगर आपने कोई सोल्यूशन देना हो अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आप क्या देना चाहेंगे? इसमें क्या ही सोल्यूशन दे सकती हूँ, मतलब ये कह सकती हूँ यार, हमारे ना मुल्क में एक ये मसला है कि सिफारिशें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को कम करके जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, जिनके अंदर एक्चुअल स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है, जिनकी जो एक्चुअल में कुछ कर सकते हैं हमारे मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, उनको अगर आगे किया जाए, तो मेरे ख्याल से कि लाइक हमारे जो है मुल्क की जब इकॉनमी बेहतर होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि हम अगर किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में या किसी भी उसमें चले जाएँ ना, तो आपको कहीं न कहीं वो सिफ़ारिशें और वो सब, इवन अगर हम बहुत ऊपर जॉब्स के लेवल पे नहीं जाते, हम स्कूल्स लेवल में भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने घर में भी अगर हमें कहीं पे कुछ एडमिशन वगैरह गवर्नमेंट के उसमें करवाना हो, तो यही कहते हैं कि इसको कॉल करो, सिफ़ारिश कर देगा, हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अगर कम हो जाए और जो लोग एक्चुअल में हकदार होते हैं, उनको ये चीज़, वो जगह मिल जाए, तो वो अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब मुल्क ज़ाहिर है तरक्की करेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। और एक मेरे ख्याल से मसला ओवर पॉपुलेशन का भी है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर ये चीज़ कंट्रोल हो जाए, तो मेरे ख्याल से मे बी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हम। पे अभी अवेयरनेस आई नहीं है पॉपुलेशन के प्रॉब्लम के हवाले से कि वो चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी अगले 10 साल तक भी? अवेयरनेस कैंपेन्स मैंने तो कुछ देखी हैं, बट जिस तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए उस तरीके से, लाइक वही बात आ जाती है कि हमारे जो है लोअर मिडिल क्लास एरियाज़ और बहुत सारे लाइक जो माइनॉरिटीज़ जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों के पास। तो जाहिर है मतलब लोगों को जब प्रॉपर, लोगों के पास इतनी एजुकेशन, इतनी सेंस नहीं है, तो उन पे अवेयरनेस ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अवेयरनेस कैंपेन्स और इन चीज़ों पे, ताकि लोगों को थोड़ा हो कि पता हो कि मतलब एक फैमिली प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को लेकर चलें। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन लोगों को सुनने में तो इतना वो नहीं लगता, बट ये एक एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के लिए। तो मुझे लगता है कि इनको अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स होंगी जिससे जो लोगों को समझ भी आए। क्योंकि वही अगेन अनएजुकेटेड लोग होते हैं, ठीक है, इतनी उनके पास एजुकेशन होती नहीं है, और जो कैंपेन्स हमारी मोस्टली होती हैं वो इंग्लिश या इस तरीके से लैंग्वेजेस में होती हैं, या फिर ऐसी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ में आती ही नहीं है, और जिनको आती भी हैं वो भी मुझे लगता है कि इसको इतना सीरियस लेते नहीं है इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे अगर हम काम करें, ज़्यादा काम करें, तो मे बी कुछ बेहतर हो सकता है। पहले इट्स अ गुड टॉपिक, इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगी। अच्छा टॉपिक दे दिया आपने मुझे। आपने अभी तक जितनी एजुकेशन हासिल की है, उसमें से कोई ऐसी कोई एक सब्जेक्ट कह लें या कोई ऐसी चीज़ जो आप कहें कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और मैं चाहूँगी कि एजुकेशन में इस चीज़ को स्किप कर दिया जाए, तो वो कौन सी चीज़ या सब्जेक्ट होगा? वेल हमारे तो, मुझे लगता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट हो या चीज़ हो, लेकिन आप जो है एक बच्चे के ऊपर उतना बर्डन डालें जितना वो उठा सकता है, ठीक है। मतलब आपने एक क्लास में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स, ठीक है, और सब्जेक्ट में इतने मतलब एक एक किताब में 20-20 25-25 चैप्टर्स आपने रखे हुए हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने सिलेबस के उसको देखें ना, तो अगर हम वो सिलेबस ही थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर हम देखें डिफरेंट उसमें, तो हर चैप्टर में तकरीबन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ के जो पाक स्टडीज़ का सिलेबस, मुझे लगता है कि हमने वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। आप बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाएं, आप अपने मुल्क के पास्ट के बारे में उनको बताएं, लेकिन एक एवरेज उस पर बताएं। हम लोग अभी जो हमारी जो सेकेंड ईयर की पाक स्टडीज़ की बुक है, आई गेस उसमें पता नहीं 12 चैप्टर्स हैं या कितने हैं, लेकिन वटेवर जो भी है, लेकिन आप जो है एक एक सब्जेक्ट के अंदर 20-20 बच्चे, इवन अभी अगर हम केमिस्ट्री फिजिक्स बच्चों की बुक्स, अभी जो 9-10 के बच्चे हैं उनकी बुक्स खोल के देखें, तो उसमें इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं और इतने ज़्यादा ऊपर से मुश्किल वर्डिंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है किताबों की। अगर आप इस चीज़ पे काम करें ना, कि आप एटलीस्ट सिलेबस बच्चों का कम कर दें, सब्जेक्ट आप बेशक कोई मत हटाएं, या सिलेबस भी अगर बच्चों का कम हो ना, बच्चों के ऊपर कम बर्डन होगा, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, कि कम से कम सिलेबस आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें उठाएं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप उनको पढ़ाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर वो करें। आप एकदम से उसके ऊपर बर्डन डालते हैं बच्चे के ऊपर, और वो फिर एक अच्छा खासा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो भी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाता है कि मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा। तो सिलेबस के ऊपर मेरे हाथ से को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन में स्टोरीज दी जाएं, अगर हम पाक स्टडीज की एग्जांपल ले लें, तो हमने जो या मैंने जो पढ़ा, उसमें रकबे कितने, मुरब्बे कितने हैं, कौन सी झील कहाँ पे वाक़ है, उसके मीटर कितना है, मुरब्बे कितने हैं, मैंने यही चीजें सारी पढ़ी और वो मुझे याद भी नहीं है। तो जो मैंने अपनी डिग्री ग्रेजुएशन में पढ़ा पोस्ट कॉलोनियल के लिहाज से, तो वो सारी वाज या मंटो साहब को पढ़ लिया, इस तरह के जो राइटर्स थे उनकी स्टोरियां थी और चीजें सारी इंफॉर्मेशन वही थी, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। तो हम्म। आपके अकॉर्डिंगली हमें स्टोरी बच्चों को पढ़ानी चाहिए कि उनके जहन में ये ज्यादा अच्छे से बैठेगा, इमोशंस जो कैलकुलेट होंगे, या फिर मुरब्बे बताना ज्यादा जरूरी है आपके ख्याल में? ये कि जो स्टोरी टेलिंग टाइप चीजें होती है ना, इस चीज को बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। ये मुरब्बे वगैरह बंदा याद कर करके ना थक जाता है ना, बंदे के नंबर सही से आते हैं और फिर आखिर में आगे जाके उसको याद भी नहीं होती। मैंने अपनी 9-10 की पाक स्टडीज में क्या पढ़ा, मैंने मुझे कुछ भी नहीं याद। अगर उसी हम लोग देखें, जो हमारी उर्दू में गजलें वगैरह थी, या जो स्टोरी टाइप हमारी जो आप बीतियां होती हैं, ये चीजें वो आपको कहीं ना कहीं याद होती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप स्टोरी टेलिंग वे में अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो उनको ज़्यादा याद रहेगा मेरे ख्याल से, और आगे जाके मैं भी शायद उनके वो काम भी आ जाए कहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुरब्बे और ये सब कुछ जो हमने पढ़ा था वो कहाँ आगे, मैं अब जिस फील्ड में जा रही हूँ मेरी फील्ड में वो कहीं मुझे काम नहीं आएगा। सिर्फ क्या था कि वो मेरे ऊपर एक बर्डन था, और वो रो रो के जिन अजाबों से मैंने गुजारा है वो मैं ही जानती हूँ। तो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इन चीज़ों का। एक तो आप सिलेबस अपना कम करें, दूसरा उसको आप इस तरीके से बच्चों को दें कि बच्चों को पढ़ने, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें उस चीज़ में, ना कि वो जान छुड़ाने वाला काम करें, बस रटा मारो और याद करो बस। आपने साइकोलॉजी अभी जितनी भी पढ़ी है, उसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको कौन सी लगी, जो आपको पहले नहीं था पता इस फील्ड में आने से पहले? थेरीज जो भी हमने पढ़ी हैं, जितनी भी थेरीज हैं, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग। सर साइकोलॉजी इतना, साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे तो वो आपको इतना इजी लगेगा, वो आपको इतना ज़्यादा, मतलब साइकोलॉजी इतने मज़े का सब्जेक्ट है। एंड मैंने जितना ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन साइकी पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, ठीक है। एंड मैंने जितनी भी साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने ह्यूमन ब्रेन के बारे में जितना कुछ पढ़ा है, इमोशंस, डिसऑर्डर्स, जो भी कुछ पढ़ा है, मतलब मुझे इन सब के बारे में पहले नहीं पता था। खास तौर पे जो थेरीज हैं, इतनी इंटरेस्टिंग है। आप जितना साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लोगे, आपको वो इतनी इजी लगेगी। अगेन, आप हर सब्जेक्ट की तरह उसको अगर सर पे सवार कर लोगे, तो वो फिर आपको साइकोलॉजी, फिर आपको बहुत ही मुश्किल, अरेबिक और हर चीज़ से आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगी फिर साइकोलॉजी। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप एज अ, मतलब डिग्री इसको नहीं लेके चलते, लेकिन कम से कम आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। ह्यूमन साइकी के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है वो। क्रिमिनल्स हैं, उनके ज्यादा जो अपब्रिंगिंग या माइंडसेट है वो लोअर क्लास में होता है या मिडिल क्लास में या अपर क्लास में, यानी कि क्लास या स्टेटस इन चीजों को डिफरेंशिएट करती है, या ये हर बंदा अपनी एक चीज पे, अच्छाई या बुराई पे जैसे पैदा होता है वो वैसे ही आगे जिंदगी गुजारता है? आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए कोई भी ना, मतलब क्रिमिनल पैदा नहीं होता। जाहिर है आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है, कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी आपकी। अब अगर मैं देखूं इलीट क्लास में हम लोग देखें, ठीक है, तो हम लोग देखें तो वहाँ पर क्रिमिनल्स इस तरीके से आप कह सकते हैं, लोग हो सकते हैं कि उनको हमेशा से हर चीज़ दी जाती है, उनको कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया जाता। अगेन वो जो एसिड वाले केसेस होते हैं हमारे, लाइक एसिड फेंक देती हैं, फिर वो जो उनको वो चीज़ नहीं मिलती, एंड जब वो रिजेक्शन फेस करते हैं, तो वो फिर इस सेंस में आप कह सकती हैं कि जो इलीट क्लास होती है, या जो बहुत हमारा
ऊपर तब अपर तबका है, वो इस तरीके से क्रिमिनल्स उसमें हो सकता है। और जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के हम देखें तो उसमें स्टार्ट से ही उनको जो है ना अपनी हर चीज़ लेने के लिए वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जब वो बच्चों को फिर भी वो फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती तो फिर वो चोरी की तरफ, डकैती की तरफ, इस तरीके से चीज़ों में आ जाते हैं। एक चीज़। और दूसरी चीज़, क्रिमिनल्स मुझे लगता है कि उनका जो बचपन का कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, या बचपन में जब उनको प्रॉपर उस चीज़ से लाइक आप कह सकते हैं कोई ट्रॉमा होता है, या कोई भी सिचुएशन जिससे वो गुजरे हुए होते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग या ट्रॉमाटाइज होती है, जो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो फिर क्राइम्स की तरफ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपर या लोअर या मिडिल क्लास, मतलब क्लास मैटर इस सेंस में कर सकती है कि किसी को बहुत ज़्यादा दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता। बाकी आपकी मेंटल हेल्थ और इस चीज़ पे डिपेंड करता है, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। क्वेश्चन था कि साइकेट्रिस्ट अगर आप हो या कोई ऐसी आपने चीज देखी है कि एक साइकोपैथ बच्चा है, मतलब जिसकी एक चीज में एक खून खराबा करना है, उसे ये चीजें सुकून देती हैं, फैसिनेट करती हैं। समझ ले 12-13 साल का हम्म। बच्चा है, तो उसका इलाज किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, या फिर जो भी कर लें उसका वो इसी चीज को आगे लेके बड़ा होके बन जाएगा एक साइको। नहीं, देखिए, जो चीज़ें आपके बायोलॉजिकली आप में होती हैं ना, ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके पेरेंट्स से आप में आई होती हैं ना, एक आपका गुस्सा या आपकी इस तरह से चीज़ें जो जो बायोलॉजिकल चीज़ होती है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नामुमकिन होता है, कुछ केसेस में वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें आपके सोसाइटी की वजह से होती हैं या किसी ट्रॉमा की वजह से होती है तो वो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। मैं ये तो बहुत है ही नहीं कि आप उस किसी चीज़ का इलाज नहीं है, कोई भी मेंटल इलनेस है उसका इलाज है, आप बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हो। हाँ, जो चीज़ बायोलॉजिकली आप में हाई हो उसमें से बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनका इलाज हो जाए। बायोलॉजिकली हर चीज़ का इलाज नहीं होता, लेकिन जो बायोलॉजिकल नहीं होती, जो सोसाइटी की तरफ से होती है, या जो आपने खुद से मतलब वो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि आउटसाइड फैक्टर कुछ होता है, तो वो उसका इलाज ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे आपने भी बच्चे की एग्जांपल दी तो ऑब्वियसली उसका इलाज हो सकता है, उसको प्रॉपर थेरेपी दी जाए, प्रॉपर मेडिकेशन दी जाए तो क्यों नहीं हो सकता उसका इलाज। तो पहले से ही लाइक इन एजेस के साथ में देख लेना चाहिए, टीनेज से पहले अगर कोई हमें गैर मामूली चीज या कोई सफाकी उसमें नजर आ रहा है तो हमें उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। यार देखिए, हमारी सोसाइटी में एक ये चीज़ बहुत बड़ी अजीब, मतलब बहुत ही अजीब ये चीज़ पाई जाती है कि आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो अगर आप उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाते, क्यों? क्योंकि फिर सब कहेंगे कि ये पागल है। मैं अगर अपने घर की भी बात करूँ ना, तो हमारे लाइक हैं जो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का अगर नाम भी लो ना, तो लोग कहते हैं कि हाँ पागल हो गई हो ना इस वजह से। अब जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या थेरेपी लेना, मुझे लगता है कि आपको नॉर्मल लाइफ में लेनी चाहिए। और अगर आपको आपके बच्चे में एक चीज़ नज़र आ रही है कि उसमें कोई मेंटल इलनेस है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सोसाइटी की वजह से अगर ये चीज़ करते हैं कि ये पागल सारे इसको कहेंगे, तो फिर तो आप में लाइक बहुत बड़ा आपका ये अपने लिए, आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आगे जाके इसकी ये छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो हमारी सोसाइटी का ये है कि लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं हैं। अब तो चलो फिर थोड़ी अवेयरनेस है, अब तो फिर लोग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं है कि लोग फिर, और जो बंदा जाता है उसका जीना हराम कर देते हैं। ज़रा सी कोई बात होगी वो चिल्लाएगा, या ज़रा सा कुछ होगा तो उसको कहेंगे ये तो है ही दिमागी मरीज, ये तो है ही दिमागी मरीज है, पागल है, पेशेंट है, इस तरह से बातें करते हैं। तो इस वजह से लोग फिर जाते ही नहीं है ऐसे डॉक्टर्स के पास। तो मुझे लगता है कि अगर आप के बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है तो आप जरूर जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट से आपका मसला हल नहीं होता आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आगे जाके उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हेलुसिनेशन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि वो किन स्टेजेस पर जाके होती है बंदे को? वैक्सीनेशन तो एक बहुत एक्सट्रीम है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है एक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। आप एकदम से तो बंदा हेलुसिनेशन में नहीं जाता, ऑब्वियसली वो कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा फेस करता है, या फिर बहुत छोटी 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 चीज़ों से गुजरता है, जो जिस लेवल पे उसकी बस हो जाती है, तो मेरे ख्याल से तब हेलुसिनेशन आपको होती है। एक अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपनी देखें, या जिस तरीके से हेलुसिनेशन दिखाई जाती है जब इंसान को बहुत ज़्यादा एक कोई, फॉर एग्जांपल हम ले लें, कोई ऐसा इंसान आपसे दूर होता है जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, तो फिर ऐसा होता है कि आपको हर जगह वही दिखना शुरू हो जाता है, या उसकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, या लाइक इस तरह की सिचुएशन। तो मुझे लगता है हेलुसिनेशन एक बहुत एक्सट्रीम आप कह सकते हैं डिसऑर्डर है, या एक बीमारी है। वो एकदम से तो नहीं होती, ज़ाहिर है आप कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा या बहुत बड़ी चीज़ फेस करते हैं, देन वो आपको हो सकती है, मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसे ही लगता है।
अब आगे पढ़ूंगी तो कुछ पता चलेगा। तो इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है या बंदा सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में रहता नहीं, क्यों नहीं कर सकता? आप प्रॉपर मेडिकेशन लें, आप थेरेपी लें, तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसका इलाज। एक तो मतलब वो होता है ना इंसान, लाइक जो आप देख लें, जो पागल खानों में लोग होते हैं, लाइक मेंटल हॉस्पिटल्स इस तरीके से उसमें होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है इलाज तो साथ साथ हो ही रहा होता है, वो लोग भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इतना एक्सट्रीम पे कुछ हो तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है चीज़। लेकिन वही बात आ जाती है कि जिस स्टेज पे चीज़ होती है फिर उसी हिसाब से मुझे लगता है कि मेडिकेशन, हर चीज़ का इलाज हर चीज़ का पॉसिबल होता है। अगेन, बायोलॉजिकली आपकी अगर कोई चीज़ है तो उसका मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ का नहीं होता, उसके अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद होता है मेरे ख्याल से तो। है? तो ख़वातीन कैसी हैं, लाइक एजुकेशनल लाइफ में आपने उन्हें कैसा देखा? सरप्राइज़ था, मोटिवेटेड थी, वर्किंग वुमन थी, किस तरह की ख़वातीन आपके इर्द-गिर्द? मैं अगर अपने घर से शुरू करूँ तो मेरे घर में ख़वातीन, अगर मैं अपनी मामा लोगों की उनकी बात करूँ तो दे आर नॉट लाइक इतनी वेल एजुकेटेड, उस तरीके से नहीं है, बट हाँ अवेयरनेस उन लोगों में भी है ऑब्वियसली। लाइक अब जाके उनको पता है, लाइक अगर मैं पहले की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो लोग इतनी एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। और अगर मैं स्कूल वगैरह की बात करूँ तो मैंने जो भी अपनी फेलोज़ को स्कूल लेवल में देखा है, बहुत मोटिवेटेड देखा है, ठीक है। लाइक अपने करियर को लेकर, हर चीज़ को लेकर, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है जो अपने कैरियर और पढ़ाई वगैरह में इतने सीरियस नहीं होते। एंड वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो घर वाला फैक्टर होता है, जो आपका घर होता है वहाँ पे, जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, वो चीज़ मैटर करती है, राइट। अब अगर मैं उन लड़कियों की बात करूँ जो इतने अपने कैरियर को लेके वो नहीं थी, वो ऐसी थी, ऐसी क्यों थी? क्योंकि उनको शुरू से ही एक बात बता दी गई थी, उनके दिमागों में ये चीज़ फीड कर दी गई थी कि तुम लड़की हो, तुम चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, तुमने आगे जाके शादी करनी है, घर कमाना है, बर्तन धोने हैं, काम करने हैं, बच्चे पालने हैं, तुम जितना मर्जी पढ़ लो, तुमने यही काम करना है, ठीक है। अब जो ऐसी लड़कियां थी, मैंने उनको देखा कि वो मतलब पढ़ाई में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जिनको चाहे जो मर्जी कह लो, उनको पता था कि मैंने अपना करियर बनाना है, मैंने अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है, और ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, इनको मैंने बताना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसी अगर लड़कियों को मैं देखूँ तो वो तो ऑब्वियसली मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं। एंड अभी भी मैं अगर अपनी कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो उसमें भी जिन लड़कियों को पता है कि हमने कुछ करना है, जिनको पता है कि हमारा, हम लोग चाहे हमें कोई कितना मर्जी फोर्स कर लेना, हम अगर अपनी इस चीज़ पे खड़े रहेंगे ना तो हमें कोई नहीं कुछ कर सकता, तो वो तो ऑब्वियसली अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन कुछ लड़कियों की मैनिपुलेशन में कह सकती हूँ कि मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है उनके घर वालों को। तो उन्होंने इतना उनको मैनिपुलेट किया हुआ है कि उनके दिमाग में सिर्फ यही बात बैठी हुई है कि हम चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, हम जो मर्जी कर ले, हमने आखिर में करनी शादी ही है और घर के काम करने और बच्चे पालने। तो ऐसी फिर मुझे उन लड़कियों में कोई ऐसी मोटिवेशन नज़र नहीं आती, और मुझे चीज़ बहुत बड़ी ख़राबी लगती है कि आप अभी से अपनी बच्चियों की बात मत बताएं। मैं हमेशा एक चीज़ कहती होती हूँ कि आपको आपकी बेटी के नसीब का नहीं पता, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे उसका नसीब क्या होना है। तो कम से कम अपनी बेटी को आप इस काबिल ज़रूर बनाएं कि वो 2 वक्त की रोटी अपने लिए खुद कमा सके, ताकि कल को अल्लाह ना करे उसकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती, तो कम से कम वो इस काबिल हो कि वो अपने लिए खुद कुछ कर सकती है। कोई उसको ये ताना नहीं दे सकता कि तुम तो मुझ पे डिपेंड करती हो, तुम मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सकती। तो उसको मतलब इस काबिल होना चाहिए। अब मुझे, जब मैं ऐसी लड़कियों को देखती हूँ अपने इर्द गिर्द जो इस चीज़ पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती, जो इवन मेरी 10th तक भी मैंने जो पढ़ा, मेरे साथ कितनी लड़कियां थी जिन्होंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, उनसे पूछो क्यों छोड़ दी? यार क्या करना है पढ़ के, रहने तो, आगे करनी तो शादी है, वो आगे मैं बीएस करूँ या 10th करनी तो मैंने शादी। और मुझे इतनी बुरी लगती है ये चीज़ कि भाई तुम लोग पागल हो, तुम लोग क्यों अपने साथ ऐसी हरकतें कर रही हो? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें जो है अपनी बेटियों को स्टार्ट से ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि तुमने तो शादी ही करनी है, ये वो, आप उनको पढ़ाएं जितना वो पढ़ सकती हैं, आगे जो होगा अल्लाह मालिक है उस चीज़ का। के अकॉर्डिंग आजकल ख़वातीन को कौन से मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? मुझे लगता है इनको सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं वो डिप्रेशन में आई गेस मतलब जा सकती हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब आज की जो अगर औरत को हम लोग देखें ना तो वो इतनी स्ट्रांग तो है, जो खासतौर पे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको पता होता है कि वो एक औरत है, और हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ एक औरत को क्या कुछ फेस करना पड़ता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्किंग वुमेन है, पहले तो आप घर से निकलेंगी तो आपको फजूल फहिश किस्म की नज़रें, उसके बाद आप कहीं भी जाएंगी तो हमारी मेल डोमिनेट फील्ड है, ठीक है, मतलब सोसाइटी है, सॉरी। तो आप कहीं भी जाएंगी ना तो आपको मर्दों का वो करना पड़ता है, और वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपको, हमें बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में या जो आपको मोटिवेट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं कि तुम तो औरत हो, तुम चाहे जितना मर्जी कर लो, तुम क्या ही कर लोगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे में औरतों को जो है सोसाइटी प्रेशर मेंटल बहुत ज़्यादा होता है,
जिनकी वजह से उनके ऊपर लाइक उनको हर चीज़ में खुद को प्रूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से एनजाइटी एंड मतलब डिप्रेशन और ऐसी चीज़ें मेरे हाल से वो फेस कर सकती हैं, क्योंकि औरत को हमारे माशरे में हर जगह आप खुद को प्रूव करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि तुम ये करोगी तो तुम वो होगी, वरना तो तुम्हें किसी ने कुछ नहीं समझना। तो एनजाइटी में भी एनजाइटी एंड डिप्रेशन और इस तरीके से चीज़ें आप फेस करनी पड़ सकती हैं। सो फीमेल से ऐसी कोई बात करूँ जो आपको महसूस करना चाहती थी? यार मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, सीधी जो बात है। और दूसरी बात, कोई भी चाहे जो मर्जी कहे कि तुम औरत हो, तुमने तो पढ़ लिख के कमा के तुमने क्या करना है, जॉब करके तुमने क्या करना है, करियर बना, तुमने करियर बनाना है, तुमने पढ़ना है, तुमने जॉब करनी है, किसी मर्द पे तुमने डिपेंड नहीं करना, ठीक है। मतलब आपका जो, मैं वही कहती हूँ कि आपके जो फादर होते हैं ना, वो आपका बाप होता है, हर कोई आपके बाप जैसा नहीं होता, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपको आगे जाके क्या कुछ फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की फजूल बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें आप, और अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा आप मेहनत करें। और अपने दीन पे, आप अपने दीन को स्टडी करें। आप अपने जो बेसिक्स हैं आप उनको पढ़ें, आप सीरत पढ़ें, आप सहाबियात को पढ़ें, आप सहाबा को पढ़ें, आप दीन को बहुत ज़्यादा पढ़ें। आप अपने दीन को, अपने बेसिक राइट आपको पता होने चाहिए। और हमारी जो है ना औरत का एक मसला, लाइक मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं ना लोगों की बातों को बहुत जल्दी लाइक हम लोग वो कर लेते हैं एंड दिल पे ले लेते हैं। और मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें लोगों की बातों को बहुत इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगेन हमारी मेल डोमिनेट सोसाइटी है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो औरतों को बहुत मोटिवेट करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, और बहुत भरे पड़े हैं लोग जो औरतों को हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से उनकी बातें निकाल देनी चाहिए, एंड सिर्फ अपने गोल्स आप रखें और उन पे फोकस करें और उस पे आप मेहनत करें। अगेन एक बात और, कि जो कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे मुझे ये होता है कि लाइक अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक आवाज़ है, तो आप जो आपके मुल्क में सही गलत हो रहा है आप उस पर आवाज़ उठाएं। मैं अगेन वही बड़ी माँ वाली बात करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ से कि आपके पास एक पब्लिक अकाउंट है, और पब्लिक अकाउंट होने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके अकाउंट में सिर्फ आप और आप ही नहीं होने चाहिए। मैं हर जगह नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आप एक अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, आप खुद को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, तो आपको सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए, और आपको आवाज़ उठानी चाहिए हर चीज़ के बारे में। हम लोग ना लाइक, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं जो नहीं इस चीज़ पे बात करते, कि उनका या तो एस्थेटिक का मसला होता है, या तो फिर वो कहते हैं कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम क्यों बोले। लेकिन जब तक आपके पास एक पब्लिक अकाउंट है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मुल्क की हर सही गलत चीज़ को, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहें, जो चीज़ सही है उसको सही कहें, सिर्फ अपने अकाउंट को अपने तक महदूद ना रखें। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लाइक मुझे लाइक मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है, एंड यहाँ पे आने से पहले आई वाज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, लाइक नर्वस भी कि मैं क्या ही बोलूँगी। मतलब मैंने कभी ऐसा कुछ बोला है नहीं। वीडियोस तो चलो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, एंड थैंक यू सो मच। कोई एडवाइस जो आप मुझे देना चाहें? आपकी पॉडकास्ट देखी हैं, एंड मैं यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप करती रहें। एंड मतलब मुझे लाइक जब आपने मुझे मैसेज किया था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि लाइक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप और भी ख़ासतौर पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो मतलब हमारे मुल्क के मसाइल पे बात करते हैं, आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू लें, लाइक उनके लिए पॉडकास्ट पे बुलाएं, ताकि हमारे लिए और भी हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। जाने से पहले आप लोगों ने आज अगर एक चीज़ भी सीखी है तो उस पर अमल करें, 1 पेज प्लान लिखें और हेल्प के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अप्रोच करें। डोंट फॉरगेट दैट योर एग्जिस्टेंस एज अ वीमेन empowers you to reshape your destiny. Good luck.